गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सभी छात्र छात्राएं जानते हैं कि मेरे द्वारा आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जूनियर इंजीनियर और आरआरबी टेक्नीशियन, इसके अतिरिक्त अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेतु जनरल साइंस का बैच स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत मैंने फिजिक्स कंप्लीट कर दी थी और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री। जैसा कि मैं केमिस्ट्री के अंतर्गत बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट के साथ साथ कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, कंसेप्ट के आधार पर होते हैं। इसलिए और इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं आपको कंसेप्ट बता के चलता हूँ, लेकिन वो कंसेप्ट भी ब्रीफ में होता है। जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो बहुत सफिशिएंट होता है, क्योंकि हमें डिटेल में नहीं जाना। क्वेश्चन आपका एज ए जनरल साइंस पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री आज। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री है क्या, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के, कोई पदार्थ है, इसकी संरचना के बारे में, इसके संगठन के बारे में, इसके गुणों के बारे में, या इसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करें। परिवर्तन का अध्ययन करें, वह ब्रांच क्या कहलाती है, केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की संरचना, उसके संगठन, उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन और उसके गुण का अध्ययन करते हैं, वो हम क्या कहलाते हैं, केमिस्ट्री कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा केमिस्ट्री कहलाती है, यानी रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, अब फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो फादर है उनका नाम है लिवोसियर में महोदय। याद रखिए, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर किनको माना गया है। ठीक है, तो याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब टॉपिक शुरू होता है। अब ठीक है, एक टॉपिक होता है द्रव। एक्चुअली ये द्रव वह द्रव नहीं होता जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, पानी या लिक्विड, वो द्रव नहीं है। द्रव क्या होता है, कोई पदार्थ, यानी द्रव वह है जो स्थान घेरता है। क्या करता है, स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसको दबाया जा सकते हैं, जिसको दबाया जा सकता है। वह क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, द्रव के बाद टॉपिक आता है पदार्थ। पदार्थ क्या है, ये एक्चुअली स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होता है, द्रव और पदार्थ। एक्चुअली पदार्थ जो है द्रव की एक अवस्था है। क्या है, द्रव की एक अवस्था है। मैं कह सकते, या आप कह सकते हो पदार्थ ही द्रव है। ठीक है, इतना कह सकते हो। यानी पदार्थ जो है द्रव की एक अवस्था है जिसकी एक अपनी क्या होता है, विशेष अवस्था होती है। क्या होती है, विशेष अवस्था होती है। चाहे वो लकड़ी ले लीजिए, कागज ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, वायु ले लीजिए, यानी कि ये सब क्या है, एक पदार्थ है ना। इनकी एक निश्चित विशेष अवस्था होती है। तो ठीक है, अब पदार्थ में भी कई रूप हो जाते हैं। आपने देखा ठोस, गैस और द्रव। ये द्रव अलग है और ये द्रव अलग है। ठीक है, यानी कि पदार्थ की भी तीन अवस्था होती है। आपने देखा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैसेस होगा। ठीक है, अब मेन टॉपिक समझ में बनता है
कि पदार्थ मिलके किससे बनता है। ठीक है, तो देखते हैं किससे मिलकर बनता है। पहले हम समझ लेते हैं कि जैसा सब बचपन से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग कि परमाणु क्या होता है ना। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, परमाणु या एटम। ठीक है, यानी पूरी कहानी आपकी यहीं से शुरू होती है, परमाणु या एटम। ठीक है, अब देखिए कोई भी एलिमेंट है, उसका कोई भी सूक्ष्म कण, यानी किसी भी एलिमेंट का, किसी तत्व का सूक्ष्म कण जो किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता है, यानी कि परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग तो ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता है। अब देखिए, आपने देखा सबसे हल्का परमाणु ये है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एटम सबसे हल्का परमाणु है। ठीक है, कभी आपने देखा H अकेला लिखा हुआ फ्री स्टेट में, यानी परमाणु जो होता है कभी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता आपका। अब परमाणु से मिलकर ही अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। जैसे H और H दो कर दिए, H2 हो गया, तो परमाणु से मिलकर अणु बने। क्या बने? अणु। अब अणु जो है क्या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता। केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता, याद रखिए। यानी कि दोनों के मध्य में अंतर समझ में आया। परमाणु सूक्ष्म कण है जिससे मिलकर अणु बनेगा। परमाणु क्या होगा? फ्री स्टेट में कभी नहीं रह पाएगा और केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। जबकि अणु क्या होता है? किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता और फ्री स्टेट में रह सकता है। समझ आया इतना? अब मेन खेल शुरू होता है एटम का। एटम किससे मिलके बनते हैं, है ना? एटम अभी मैं इसका मॉडल भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लो एटम मिलके किससे बनता है ना? एटम या आपको बता दूं, रदरफोर्ड मॉडल से बता ही देता हूं मैं आपको। रदरफोर्ड मॉडल, अब रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया था? इन्होंने एक अल्फा कण लिए, अल्फा कण लिए और अल्फा कणों की बमबारी जो की थी सोने की पतली पन्नी पर कराई, सोने की पतली पन्नी पर कराई। अब देखिए कैसे, तो उन्होंने देखा जब कराई तो कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए। कैसे निकल गए? सीधे निकल गए, ठीक है। और कुछ अल्फा कण टकरा के विक्षेपित हो गए। क्या हो गए? टकरा कर विक्षेपित हो गए। और कुछ अल्फा कण बिल्कुल वापस आ गए, यानी गए और अपोजिट डायरेक्शन फिर दोबारा से टकरा के वापस आ गए। जबकि कुछ अल्फा कण यानी कि कुछ ना कुछ एंगल पे विचलित हो गए और कुछ उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। तो तीन बातें उन्होंने कही। क्या कही? तीन बातें कही कि पहला पॉइंट है, उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि परमाणु में कहीं ना कहीं क्या है? खोखला स्थान है जहां पे वो सीधे निकल गए। क्या है? खोखला स्थान है। दूसरा, जब कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए, यानी कि परमाणु में कहीं ना कहीं धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, जिससे वह अल्फा कण
विचलित हो गए, क्योंकि अल्फा कण पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, विचलित हो गए। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी टकरा कर उसी डायरेक्शन वापस आ गए, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना यानी बीच में धनावेश है जो सघन है, बहुत ज़्यादा धनावेश है, और उसी भाग को उन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। क्या कहा, नाभिक। यानी जो मध्य में जिससे टकरा के वापस हो रहे थे, इस भाग को ही इन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा, ठीक है, न्यूक्लियर या नाभिक। इसको थोड़ा इस तरीके से पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि इसके किनारे से ही वापस होगा, ठीक है, तगड़ा के। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे धनावेश इसका केंद्रित रहता है, ठीक है, सघन में, और जहाँ पे खोखला है तो खोखला यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जहाँ पर खोखला है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आ गया। यानी कि इस भाग को इन्होंने जो चारों चक्कर लगा रहे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स कहा है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जबकि इसके केंद्र में नाभिक है, इसमें समस्त धनावेश है, पॉजिटिव है ना, क्या है, पॉजिटिव। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज में क्या 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 होता है, P प्लस N। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं, ठीक है। और जबकि इसके चारों जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। क्या चार्ज होता है, केवल नेगेटिव चार्ज। अभी बताऊंगा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इन्होंने ही बताया। अब इसकी कमियां ही बताऊंगा मैं, क्या कमियां हैं। देखिए, कमियां बताएंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। पहला ये देख लेते हैं हम, प्रोटॉन। चलिए प्रोटॉन के बारे में देख लें। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, या 1P1 से रिप्रेजेंट कर लीजिए आप, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन को हम E से रिप्रेजेंट कर लो, या 1E0 से रिप्रेजेंट कर लो, या E माइनस से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, N से रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसको 0 N1 से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, प्रोटॉन पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻, सॉरी, चार्ज पॉजिटिव, बस इतना ही रख लो, प्लस चार्ज पॉजिटिव पार्ट। क्या होता है, प्लस पार्टिकल, ठीक है। अब जे इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या, नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन, न्यूट्रल होता है ना, उदासीन होता है, न्यूट्रल, ठीक है। अब प्रोटॉन का जो मास है, पहले इलेक्ट्रॉन का मास देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन परमाणु के 1837 टाइम्स होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु का 1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। जबकि प्रोटॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स का हाइड्रोजन परमाणु से थोड़ा सा कम होता है। कितना, थोड़ा सा कम होता है। इसको यदि हम इसमें केजी में लिखें, 9.1 × 10⁻⁻31। और यहाँ पर प्रोटॉन को होता है, प्रोटॉन का हाइड्रोजन परमाणु से थोड़ा सा कम, 1.672 × 10⁻⁻27 kg। और जबकि न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.674 × 10⁻⁻27 kg। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु से थोड़ा सा इक्वल कह सकते हैं, या थोड़ा सा अधिक होता है इसको, ठीक है। अब इसको यदि AMU में लिखें, AMU, यानी कि जब इनके मास को AMU में लिखा जाए, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, आप लोग नोट करते जाइए, AMU का एटॉमिक मास यूनिट है ना, एटॉमिक मास यूनिट।
EMU में लिखा जाएगा। जब मैं इसको EMU में लिखूँगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, प्रोटॉन, पहले इलेक्ट्रॉन्स का देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन्स का होता है 0.0005 EMU, ठीक है। अब प्रोटॉन का देख लेते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.0072 EMU, जबकि न्यूट्रॉन का मास होता है 1.008 EMU, ठीक है। ये आपका मास होता है, आपको मैं बता दिए EMU के रूप में, ठीक है। अब EPN यानी कि इनकी खोज किसने की थी, है ना। देखिए, ईंट पर नाच, इसको याद रख लीजिए, ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, पी से प्रोटॉन रदरफोर्ड, एंड न्यूट्रॉन तो जेम्स चैडविक, ठीक है। ये आपका पार्टिकल्स के बारे में होगा, ठीक है, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है एलिमेंट। एक्चुअली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी तत्व किसे कहते हैं, ना। हमेशा याद रखिए, जब भी समान परमाणु होंगे, क्या होंगे, समान एटम होंगे, तो वह आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मेटल सोडियम है, मैग्नीशियम है, मेटल्स ले लो, नॉन मेटल्स ले लीजिए, ठीक है। अब यानी कि समान एटम मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे, एलिमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। और एक तो ये हमेशा, और एलिमेंट वह तत्व होता है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कह सकता, अलग अलग एटम्स के रूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस एटम तो समान होते हैं ना उसमें, ठीक है। ये एलिमेंट हो गए। अब ये देखिए, अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में भी यहाँ तक कि 68% ऑक्सीजन पाया जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, यानी ऑक्सीजन है। उसके बाद कार्बन है 18%, ठीक है। और इसी प्रकार से ज़मीन में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा भाग कितना है, उसका ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए, रदरफोर्ड मॉडर्न ने क्या कहा था, इन्होंने बता तो दिया, ठीक है, एटम बता दिया, लेकिन इनमें कुछ कमियां थी। क्या थी, कमियां थी। पहली कमी तो यही थी, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक है, ये आपका ये नाभिक है, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं हम लोग। और नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो मैक्सवेल का एक सिद्धांत होता है, यानी जब कोई आवेशित कण किसी के चारों चक्कर लगाता है तो वह हमेशा लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तब यदि वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जब लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, ऊर्जा की कमी होगी। और एक स्टेट ऐसी आएगी कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी और वो अंत में नाभिक में आकर गिर जाएगा। क्या होगा, नाभिक में आकर गिर जाएगा और इस प्रकार से आपका एटम नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। बताओ, होता है क्या, एटम नष्ट होता है? नहीं होता। पहले का पॉइंट तो यही गलत हो गया। दूसरा, रदरफोर्ड मॉडर्न है, इनकी अलग अलग जो ऑर्बिटल्स बनती हैं इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं की।
यानी इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है इसके बारे में कोई भी बात नहीं कही। तीसरा पॉइंट, यानी जब लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, तो पे कैसा होना चाहिए आपका, जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। स्पेक्ट्रम जानते हो, एक रेंज होती है ना, जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपका, कंटिन्यूस। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, अर्थात उसमें विभिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी एमिटेड होनी चाहिए, है ना। देखिए एक बार बता रहा हूँ, पहले समझ लो। माना कोई भी रेंज है ना, लाइट की रेंज है, ठीक है। अब यहाँ तक आपकी बिल्कुल डायरेक्टनेस चला, यानी कि ये मान लीजिए सनलाइट आ रही है और सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट बहुत तेज प्रकाश आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद कुछ जहाँ पे उसकी वेवलेंथ में अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है, वेवलेंथ में अंतर आ जाता है और बीच में गैपिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, गैपिंग। और फिर उसकी वेवलेंथ में चेंजिंग आती है, तो उसके यानी इसकी अपेक्षा यहाँ का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बनता है, फिर ये यदि डार्क है तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर कैसा होगा, यानी कि ये समझ लो यहाँ पे वेवलेंथ इसकी अधिक है तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, एक अलग रेंज होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग रेंज बनती है। और जब इसमें स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो एक कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यानी कंटिन्यू में क्या होगा, बिल्कुल इस बिना गैप के सीधे स्पेक्ट्रम बने। ठीक है, चलिए अब टॉपिक आता है समस्थानिक। क्या होता है, समस्थानिक। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्रेजेंट आप कैसे करते हो, है ना। माना कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर 40 लिख दिया, नीचे 20 लिख दिया, यानी नीचे वाली संख्या आपकी क्या होगी, परमाणु क्रमांक होगा। क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। जबकि ऊपर वाली संख्या आपकी परमाणु भार होगी। क्या होगी, परमाणु भार होगी, ठीक है। अब परमाणु भार बराबर होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, और इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस N, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों मिलकर बनती है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब नीचे हमेशा परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु क्रमांक इक्वल टू होता है, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। अब प्रोटॉन की संख्या ही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी प्रोटॉन की संख्या ही, यानी नीचे वाली संख्या जो है आपकी, वो ही आपकी प्रोटॉन की संख्या है और वो ही आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। जबकि ऊपर वाली संख्या P प्लस N दोनों को मिलकर बनती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब यदि आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो क्या करोगे आप, 40 परमाणु भार है, 40 में से यदि हम प्रोटॉन की संख्या निकाल दें, 20 कर दें, तो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या भी निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया, क्योंकि परमाणु भार वाला क्या होता है, P प्लस N, P आपका नीचे 20 दिया है और न्यूट्रॉन आपको पता नहीं है, एटॉमिक मास आपके पास है ही, ठीक है। चलिए अब आ जाओ समस्थानिक, है ना। देखिए समस्थानिक क्या होता है, आपने देखा, पहले समझ लो, 1H1 1H2 1H3। अब देखिए
यानी कि परमाणु क्रमांक तीनों में कैसा है, समान है, जबकि परमाणु भार सब में अलग अलग है। ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक देखिए सबका समान है लेकिन परमाणु भार सबका भिन्न भिन्न है, तो क्या कहलाते हैं आपके आइसोटॉप, समस्थानिक। ठीक है, अब देखिए तो 1H1 1H2 ये आपका हो ही गया है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ट्राइटेरियम। ठीक है, समस्थानिक हो गए। अब समभार, अब यहीं पे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आर्गन 40 और 80, कैल्शियम 40 और 20। अब देखिए परमाणु भार समान है देखिए दोनों में, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों में भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक में अंतर होता है, क्या कहलाते हैं, आइसोभार या समभारी कहलाते हैं। समभार यानी कि परमाणु भार यानी कि समान हो, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आ जाओ सम न्यूट्रॉनिक। यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे सल्फर का 14 और 30, फास्फोरस का 15 और 31। ठीक है, अब यदि ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 16 हो गया इधर, और इधर भी देखिए 31 और 15 का 16, यानी कि इन दोनों के मध्य में जो तुम्हारे पास क्या है, क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या समान है। यानी ऐसे दो एलिमेंट जिनके मध्य परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में तो अंतर है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान है, क्या कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। ठीक, अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल में कमियां तो थी। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बात की गई, कक्षा की बात की गई और एटम की नष्ट होने की बात की गई। तो इसी से फिर बोर्स मॉडल आया है ना। बोर्स मॉडल ने क्या कहा, बोर्स मॉडल ने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन घूमता तो है, इलेक्ट्रॉन घूमता तो है एटम न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन वो सभी कक्षाओं में नहीं घूमता। किस में नहीं घूमता, सभी कक्षाओं में नहीं घूमता, केवल वो उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग mvr h/2 पाई के बराबर होता है या h/2 पाई के पूर्ण गुणित होता है। यानी कि जहां n क्या है, नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4, यानी कि जिनका कोणीय संवेग कैसा है, h/2 पाई के पूर्ण गुणित होता है या मल्टीपल इंटीजर होता है। ठीक है, समझ में आया। जहाँ n क्या है 1 2 3। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन का, यानी कि पहले समझ लो, पहले मैं बता दूं आपको, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा के एल एम, ठीक है, इतना समझ लो, के एल है, हमारा नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमने दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमने दीजिए आप। अब जैसे जैसे देखो जो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, एनर्जी कम होगी। क्या होगी, एनर्जी कम होगी। जबकि नाभिक से दूर है उसकी एनर्जी कैसी होगी, अधिक होगी। याद रखिए,
यानी कि जो नाभिक के नज़दीक है उसकी एनर्जी कम होगी और जो नाभिक से दूर है उसकी एनर्जी अधिक होगी, इतना रखिए। और इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा और कोई ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं कर रहा। लेकिन जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाएगा, तो उसमें ऊर्जा में कमी होगी या वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब एक क्लास से दूसरे उसमें जाता है, एक सेल से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो क्या होगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। जब भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो अपनी न्यूनतम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। यहां पर एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है, यानी न्यूनतम से अधिक। भाई सीधी सी बात है, मैं घूम रहा हूं और मेरे में एनर्जी आ गई तो क्या हो गया, मैं उछल के एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंच गया, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी उत्सर्जित होगी, भाई मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, तो लॉस हो रही तो मेरी एनर्जी कम होगी, तो मैं उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में पहुंचूंगा, ठीक है, उच्च से निम्न में पहुंचूंगा। तो यानी कि तब क्या होगा, उत्सर्जन, ठीक है, समझ में आया। तो अब इसमें एनर्जी और E बराबर एच म्यू एक रिलेशंस होता है प्लांक्स कांस्टेंट के अनुसार, प्लांक्स के अनुसार E बराबर एच म्यू। एच क्यू है, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 के माइनस के 34 27 देख लेना, 34 होता है सर, 34 जूल सेकेंड। और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ई क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो ए आपका रिलेशंस होता है, ए आपका क्या था, बोर्स मॉडल, ठीक है। मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको एटम, एलिमेंट्स और देखिए एटम के एलिमेंट्स के बाद क्या था, यौगिक, एक यौगिक वाला कंपाउंड रह गया, यौगिक है ना। यौगिक क्या होता है बेटा, जब कभी भी दो डिफरेंट अणु है ना मिलेंगे, जैसे H2O ऑक्सीजन में मिल गया और हाइड्रोजन में मिल गया, डिफरेंट अणु, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक क्या बनाते हैं, यौगिक। यानी कि डिफरेंट एटम मिलकर या डिफरेंट परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक, ठीक है। जैसे H2O में क्या है, मॉलिक्यूल से अणु है डिफरेंट, तो इसका क्या होगा, पूरा मास, एटॉमिक मास, पूरा मास कितना हो, 18 हो गया। चलिए ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो बताया बिल्कुल ब्रीफ में और उसको कंसेप्ट के साथ बताया। और कोई डाउट्स रह जाता है कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्टार्ट करूंगा, उसमें रेडियो एक्टिव रहेगा और आपका रेडियो और बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि इससे बेसिक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा। इसलिए मिस्टेक मत करिए, कॉपी पेन रख के बैठिए, जितना मैं करा रहा हूँ उतना नोट करते जाइए संग के संग। ओके, थैंक यू।